हाय दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र क्या होते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे एक उत्तल दर्पण बनाया गया है, इस तरफ इसमें परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की हुई होती है या लेप लगा होता है और ये इसकी परावर्तक सतह होती है। हम जानते हैं कि दर्पण अपने ऊपर गिरने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इस वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को दर्पण का द्वारक Mn कहते हैं और इस दर्पण के केंद्र बिंदु को P बिंदु के रूप में लिखते हैं, जिसे दर्पण का ध्रुव केंद्र भी कहते हैं। P का मतलब पोल होता है। यहाँ पे एक बात और ध्यान हम रखें कि कई किताबों में P की जगह O भी लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब वही है, दर्पण का ध्रुव। हम जानते हैं कि दर्पण एक गोले का भाग होता है और उस गोले का केंद्र बिंदु दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे इसका केंद्र यहाँ पर है और इसको हम C से लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। P बिंदु यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है, मेन एक्सिस होता है। ये इसका मुख्य अक्ष है। दर्पण के ध्रुव केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या R, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये ब्लैक वाली लाइन मुख्य अक्ष है, रेड वाली लाइन मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण है। जैसे ही दर्पण से टकराएगी, यहाँ पे परावर्तन होगा और ये यहाँ से वापस लौट जाएगी। अब इस परावर्तित किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बिंदु होता है, उसको मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। इसको कैपिटल F से लिखते हैं। दर्पण के ध्रुव केंद्र और फोकस बिंदु या मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी P से F की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसको स्मॉल f से लिखते हैं। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, यहाँ पे उत्तल दर्पण है, इसका ध्रुव केंद्र है, ये C है और ये Mn इसका द्वारक है। ये ब्लैक लाइन इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें हैं। दर्पण से टकरा के ये परावर्तित हो जाती है। अब ये दोनों किरणें आगे बढ़ाने पे कभी नहीं मिलेगी, हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो जिस बिंदु पे मिलती है उसको उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो परिभाषा देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, यानी ये किरणें, परावर्तित किरणें इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण से किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण। अब यहाँ पर जैसे एक वस्तु रखते हैं, हम जानते हैं कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखनी है और वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ रखनी है, यानी दर्पण या लेंस पर प्रकाश बाईं तरफ से आपतित होना चाहिए। अब यहाँ पे हम उन तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे जो किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाते समय हम जहाँ से वस्तु से किरण खींच सकते हैं। तो कई प्रकार के तरीके हैं जिनसे वस्तु से किरण खींच सकते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ध्यान से देखें, जिससे
आप लोगों के समझ में आ जाए कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, पहला तरीका है मुख्य अक्ष के समांतर, यानी हमें हमेशा वस्तु के ऊपरी भाग से किरण निकालनी है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण निकालिए, यहाँ से परावर्तन होगा और ये वापस लौट जाएगी और इसको वापस बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ये बात ध्यान रखें हमेशा, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। नंबर 2, मुख्य फोकस से निकाल सकते हैं, यानी वस्तु का ऊपरी भाग है और मुख्य फोकस से आपतित किरण निकाल सकते हैं। ये मुख्य फोकस से आपतित हो रही है, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तीसरी किरण हम वक्रता केंद्र से निकालते हैं, जो वक्रता केंद्र पर आपतित होती है। ये देखो, वक्रता केंद्र पर आपतित है और ये वापस परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाएगी। नंबर 4, तिर्यक किरण है जो सीधी P बिंदु पर आपतित होती है। ये देखो, जितना कोण यहाँ बनता है उतना ही यहाँ बना के ये परावर्तित हो जाती है। तो इन 4 किरणों में से हमको कम से कम 2 किरण अवश्य रूप से खींचनी है। हम चाहे तो ज़्यादा भी खींच सकते हैं, पर कम से कम 2 अवश्य रूप से खींची जाती है। तो अब हम उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग जगह पे वस्तु रखेंगे और फिर देखेंगे कि उनके प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं। तो पहले हमने वस्तु अनंत पर रखी है, ये वस्तु है, और यहाँ से प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है और ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। ये लौट गई। अब इन किरणों को हम वापस बढ़ाते हैं तो मुख्य फोकस पे जाके मिलती है, यानी ये किरणें मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो दोनों किरणें जहाँ मिलती है वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इधर ये किरणें कहीं नहीं मिलेगी, वापस यहाँ पे मिली तो इनका प्रतिबिंब F बिंदु पर बनता है। वस्तु कहाँ रखी? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना? F बिंदु पर या मुख्य फोकस पर। आकार कैसा होगा? बिंदुवत, बहुत छोटा। प्रकृति आभासी और सीधा। नंबर 2, जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के मध्य हो, यानी ये अनंत और यहाँ से इन दोनों के मध्य कहीं भी वस्तु हम रख सकते हैं। जैसे हमने वस्तु ये रखी। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। हम पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकालते हैं, जो मुख्य फोकस से निकलती हुई परावर्तित हो जाती है। परावर्तित हो गई। दूसरी किरण हम मुख्य फोकस से निकालते हैं, जो मुख्य फोकस से आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। अब ये दोनों किरणें इस दिशा में कहीं भी नहीं मिल सकती क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रही है। हम इन दोनों किरणों को वापस बढ़ाएंगे और जहाँ पे ये मिलती है वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब उसका छोटा बना। वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य है। प्रतिबिंब कहाँ बना? P और F के मध्य। ये दर्पण का ध्रुव है और ये फोकस बिंदु है। इन दोनों के मध्य वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आकार कैसा है? वस्तु से छोटा है। अब यहाँ से यहाँ तक वस्तु कहीं भी रखें, प्रतिबिंब हमेशा P और F के मध्य ही बनेगा। आकार उसका हमेशा वस्तु से छोटा ही रहेगा। वस्तु या बिंब अनंत और ध्रुव के मध्य, प्रतिबिंब F और P के मध्य, आकार वस्तु से छोटा रहेगा हमेशा। प्रकृति आभासी और सीधा रहेगा। उत्तल दर्पण के उपयोग। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और साथ ही ये बड़ा क्षेत्र दिखाता है। अतः वाहनों के पश्च दर्शक दर्पण, ड्राइवर के ऊपर की तरफ एक दर्पण होता है जिसमें पीछे बैठी सवारियों को और पीछे की तरफ से आ रहे साधनों को देख पाता है, तो उसमें इसका उपयोग करते हैं। पार्श्व दर्पणों, साइड मिरर्स होते हैं जो ड्राइवर के दाएं साइड बाहर की तरफ लगे होते हैं, उनमें भी वो पीछे से आ रहे वाहनों को देख पाते हैं। एटीएम मशीनों में जब हम एटीएम में जाते हैं तो वहाँ पे भी एक उत्तल दर्पण लगा होता है एटीएम मशीन के ऊपर। उसमें पीछे का सारा दृश्य हमको दिखाई देता रहता है। यदि दूर स्थित इमारतों और वृक्षों का पूरा प्रतिबिंब बनाना हो तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि यह वृहद क्षेत्र को दिखाता है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल स्टार साइंस।